मुझे बताइएगा, स्क्रीन पे आएगा तो सुदर्शन, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सुदर्शन आ गया स्क्रीन पे? यस सर, आ गया। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आजकल जो बिजनेस है ना, पहले जो बिजनेस होती थी उसमें आप देखोगे बहुत ही अलग थी। यानी कि ट्रेडिशनल तरीका था, आप दुकान पे जाते हो, जाके सामान खरीदते हो, और वहां पे सामान भी आपको फिजिकली सामने दिखता है। लेकिन आजकल जो है हमारी बिजनेस में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप देखोगे आजकल हम ऑनलाइन बिजनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, फोन के थ्रू आप डिमांड कर सकते हो, सामान मंगा सकते हो। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से बिजनेस के जो मोड्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, और कौन सा मोड ज्यादा बेटर है, और आने वाले फ्यूचर में अगर आगे आने वाले टाइम में कौन सा बेटर रहेगा तरीका, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा जिसमें हम बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग आज करने जा रहे हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए, सबसे पहले ई बिजनेस, एक टर्म आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? अगर आप देखो ई बिजनेस, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और बिजनेस तो आप जानते ही हो, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो रही है। ये आप इससे देख सकते, कंप्यूटर की मदद से बिजनेस कर बात कर रहा है, तो ये कंप्यूटर के थ्रू आपस में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ई बिजनेस, बिकॉज दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से इस तरह के बिजनेसेस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इसमें ई बिजनेस में, व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, ई बिजनेस वो बिजनेस है जिसके अंदर बिजनेस को हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हम लोग बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें हर तरह की बिजनेस होती है, प्री सेल भी हो सकती है और पोस्ट सेल भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने अ, बेचने से मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती है ना, हम पहले भी पे कर सकते हैं, एडवांस में भी और बाद में भी। आप कई बार देखा होगा, आपने सामान मंगाते हो, सामान पहुंच जाता है, उसके बाद आप कैश का पेमेंट करते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ई बिजनेस बेसिकली, जब भी पूछा जाए व्हाट इज ई बिजनेस, तो ई बिजनेस जो है कोई भी एक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉनिकली की जाए वो हमारी बिजनेस है। बिजनेस का कोई भी काम जो इलेक्ट्रॉनिकली किया है। अब देखिए, बिजनेस ऑपरेशन सच एज इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कॉल्ड ई बिजनेस। बिजनेस ऑपरेशंस, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कॉमर्स, अगर हम कंप्यूटर की मदद से बिजनेस को कर रहे हैं तो हम इसको ई बिजनेस कहेंगे। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने का काम होता है। ट्रेड में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है। और इसी तरह से कॉमर्स में भी, कॉमर्स हेल्प करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आप देखोगे बैंकिंग के अंदर भी ई बिजनेस होती है आजकल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और टेलीफोन की मदद ली जाती है, इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस को किए जाते हैं बैंक्स के अंदर। तो ये सब ई बिजनेस मानी जाती है। ई कॉमर्स, एक टर्म आता है ई कॉमर्स। तो आई होप ई बिजनेस सबको समझ में आ गया। ई बिजनेस क्या है? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी बिजनेस, चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जाता हो बिजनेस को करने के लिए, उसे हम ई कॉमर्स कहेंगे। अब आप देखो ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जो है गुड्स को खरीदा बेचा जाता है ऑनलाइन सर्विस, ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है, यानी ई बिजनेस के का एक हिस्सा है ई कॉमर्स। कोई भी पूछेगा ई कॉमर्स क्या है, तो बोलेंगे ई कॉमर्स बिजनेस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ई कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सामान को खरीदा और बेचा जाता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीजें इसमें की जाती है। तो इसमें सामान को बेसिकली खरीदा बेचा जाता है ऑनलाइन। ठीक है, तो इसी को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। आगे देखिए, इट कवर्स द फर्म्स इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये कवर करता है फर्म के इंटरेक्शंस को, यानी कि फर्म जो भी इंटरेक्शन करती है, आपस में बात करती है इंटरनेट के थ्रू, उसको ये कवर करता है। तो ई कॉमर्स क्या है? जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में देखिए, ये होलसेल रिटेलर है, ये ऑनलाइन स्टोर, ये कस्टमर है। तो आप ये देखिए, इसने ऑर्डर प्लेस किया, इस कस्टमर ने, इसने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन के थ्रू, और ये जो है होलसेल स्टोर तक ये ऑर्डर्स चले जाएंगे।
और ये लोग क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को कंप्लीट करा के इस तक पहुंचा देंगे। तो ये तो आप करते ही हो, इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग कस्टमर है, हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टोर से सामान मंगाते हैं। ऑनलाइन स्टोर वाले क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं ऑर्डर्स को होलसेल स्टोर। ये देखिए, ये अपलोड करने का काम करते हैं। दे गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू द होलसेल स्टोर, ओके, एंड द होलसेल स्टोर इन प्लेस वॉट एवर द प्रोडक्ट्स दे शिपमेंट, वो शिपमेंट कर देते हैं, सामान को भेज देते हैं आगे। एंड जो है वो सामान जो है, ऑर्डर प्रोडक्ट शिपमेंट जो है इस तक कस्टमर तक पहुंच जाए। तो दिस इज व्हाट ई कॉमर्स इज, ई कॉमर्स इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, बिजनेस के ना बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, ई बिजनेस के स्कोप्स बहुत ज्यादा हैं। आज की डेट में आप देखोगे ई बिजनेस बहुत ज्यादा है, देखेंगे कि ये खत्म हो जाएगी। और हम आज समझेंगे आज के टॉपिक में क्यों। देखिए, ई बिजनेस के चार स्कोप्स हैं मेनली: बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी और सी टू सी। सबसे पहले बी टू बी की बात करेंगे, फिर बी टू सी की, फिर इंट्रा बी की, फिर सी टू सी की। देखिए, बी टू बी गेस करो क्या होता होगा, कोई बच्चा ट्राई करेगा? बी टू बी क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। बहुत बढ़िया, बिजनेस टू बिजनेस। बेटा इसमें क्या, आपको क्या लगता है क्या होता होगा? एक बिजनेस क्या दूसरे बिजनेस की मदद लेती है ट्रांजैक्शन को करने के लिए? क्लास यस सर, शायद हाँ कैसे सर, कर सकती है। कैसे कर सकती है बेटा? मैं चाहूंगा आपका अपना व्यू क्या है, कैसे, मतलब आपको कैसे लगता है कि कैसे कर सकती है? सर जैसे बिल्स रिसीवेबल है, मतलब कि अच्छा। वो, मतलब कि इसको किसी से बिल्स रिसीवेबल मिला, उसने हम्म। उसकी ये अच्छा चलो, मैं, अच्छा ये बताओ, आपने बुकिंग किया है पिक्चर हॉल में मूवी देखने के लिए? बुक किया होगा आप लोगों ने, या रेलवे में किया होगा बुकिंग? हाँ, तो जब आप बुक करते हो मूवी देखने के लिए थिएटर में, तो आपने देखा होगा वो लोग सीट्स दिखाते हैं ना कि यहाँ यहाँ सीट खाली है। जैसे मान लो आप 4 जने जा रहे हो, घर के सभी मेंबर्स, भाई बहन मम्मी पापा, देखा होगा हम लोग बैठे हैं ना, चारों सीट एक साथ हो। तो ऐसे में आप देखना चाहोगे ना कि 4 सीट कहाँ पे खड़े है, और कहाँ पे मैं बुक करूंगा तो मेरे को चारों सीट लाइन से मिल जाएगी, है कि नहीं? तो ये बताइए, ये जो पिक्चर हॉल है, वही तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करता होगा ना आगे कि ये वाली सीट अभी बुक नहीं हुई। क्योंकि कई बुकिंग तो वहीं से हो जाती है, हॉल से ही हो जाती है, कुछ बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो इसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस ही तो करती होगी। इसकी इंफॉर्मेशन पिक्चर हॉल का जो थिएटर का जो सॉफ्टवेयर होगा, वही तो आगे इंफॉर्मेशन देता होगा जब हम ऑनलाइन करते होंगे, है कि नहीं? हाँ वही तो अपलोड कर साइट में वो मदद कर रही है, बता रही है कि ये सीट खाली है, इसका रिजर्वेशन हो सकता है, या यहाँ पे ये सीट आप रिजर्व सर, ये करा। दोनों अलग अलग बिजनेस कैसे? हाँ जी। बिजनेस फिर ये दोनों अलग अलग कैसे, मतलब एक ही आदमी का बिजनेस है ना वो, हॉल में देखो, तो एक ही एक आदमी का। एक जो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वो तो एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप रिजर्वेशन करा सकते हो, जैसे आईआरसीटीसी रेलवे का है, ठीक है? तो रेलवे का जो आईआरसीटीसी है, ये प्राइवेट कंपनी है, और रेलवे जो है ये आपको पता ही है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लेकिन दोनों बिजनेस आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपना बता रहा है आगे कि आईआरसीटीसी में ये सीट्स खाली हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग जाके रेलवे स्टेशन पे भी तो बुकिंग कराते हैं, तो वहां से भी सीट भरती है, ऑनलाइन भी सीट भरती है। तो एक दूसरे को ये लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब उसके कंप्यूटर डेटा में वहां पे फीड हो जाएगा कि ये सीट भर गई, तो ऑनलाइन वाले पोर्टल में भी दिखाएगा कि ये सीट भर चुकी है। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की सीधा सीधा मदद ले रही है कि नहीं ले रही है? हाँ यस सर। और मतलब पहले, सर, हाँ, कंपनी का कोई सा बैक ऑफिस है तो सर, मतलब कि ये भी एक दूसरे की मदद कर रही है। बिल्कुल कर रही है। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे, मान लो एक बार तो रेलवे इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे कि मेरे इतनी इतनी बुकिंग मैंने रेलवे स्टेशन से किया है, तो फिर तो ऑनलाइन वाले पोर्टल में जो ऑनलाइन हुआ होगा उसी का रिकॉर्ड रहेगा, दूसरा रिकॉर्ड उसके पास रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की मदद करती है। इसी तरह से आप एटीएम पे जाते हो, तो एटीएम आपका जो कार्ड है वो दूसरे कंपनी में भी इंसर्ट करके निकाल सकते हो ना। जैसे मान लो पीएनबी का कार्ड है, आप एसबीआई वाले एटीएम मशीन में निकाल सकते हो ना पैसे। तो वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपको ये भी आ जाता है कि इतना पैसा आपका कट गया और इतना बैलेंस हो गया।
इसका मतलब एसबीआई वाले जो इंफॉर्मेशन है उसने जो है पीएनबी के साथ शेयर कर रहा है और ले रहा है इंफॉर्मेशन। तो आज की डेट में आप देखोगे बिजनेस जो है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की बेटा मदद लेती है और ये अच्छी चीज भी है। तो यहाँ पे यही बताया B2B। इन दिस केस कमर्शियल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो बिजनेस के बीच में होती हैं, जैसे प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर्स, इनवाइसेस, कोटेशंस। तो ये चीजें होती हैं। आप देखोगे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की मदद करती है। जैसे यहाँ पे देखो, एक एक बिजनेस ये है, एक बिजनेस ये है। ये दोनों बिजनेस एक दूसरे की मदद करेंगी इंफॉर्मेशन देने में। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा B2B क्या हो गया? पहला हो गया हमारा स्कोप, जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीधी सीधी मदद करती है। ठीक है। और यहाँ पे ना एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करती है, कोलैबोरेशन करती है, कमर्शियल निगोशिएशंस करती है, इनवाइट करती है टेंडर को, डिस्ट्रीब्यूट करती है गुड्स को मैन्युफैक्चरर्स के पास, वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स तक। तो इसको हम बोलते हैं B2B। यहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की सीधी सीधी मदद करती है। दूसरा आता है B2C, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कॉम कंज्यूमर्स। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, इट मींस बिजनेस टू कंज्यूमर्स ट्रांजैक्शन। इट इंक्लूड्स सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉल सेंटर्स, एटीएम फैसिलिटी। अब आप देखो एक चीज देखो, जब कोई कस्टमर सामान खरीदता है गुड्स, तो बिजनेस का इस्तेमाल करता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधा कस्टमर से बात करती है। यानी कि बिजनेस और कस्टमर एक दूसरे से सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर हो तो आप सीधा बिजनेस की साइट से सामान मंगा सकते हो, आप सीधा गुड्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप कॉल सेंटर का इस्तेमाल करते हो तो आप कॉल सेंटर में क्या होता है, आपने सामान खरीदा, आपको वो फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी, या सामान में कुछ डिफेक्ट दिख रहा है, या आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा कॉल सेंटर्स मिला के और पता कर सकते हो कि ये सामान मैंने जो खरीदा है इसका गाइडलाइंस पूछ सकते हो, या उसके बारे में पता कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे आपने मोबाइल खरीदा दुकान, और आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वाला जो मोबाइल फोन खरीदा है मैंने, इसके अंदर जो मुझे बैटरी प्रोवाइड की है कंज्यूम उसने दुकान वाले ने वो नकली है, या फिर कोई यूज की हुई बैटरी है, आपको डाउट है, तो क्या आप पता कर सकते हो कि ये बैटरी सही है कि नहीं है? बताइए स्टूडेंट्स, मेरी सर आवाज आ रही कर है बेटा? सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, कुछ आइडिया बताइए जरा, देखते हैं कैसे पता करोगी कि ये बैटरी सही है कि नहीं। दुकान वाला तो बोलेगा एकदम ओरिजिनल है, वो तो कभी मना करेगा ही नहीं, है तो जानती हो आप। अब आपके पास क्या तरीका है पता दूसरे कर? दुकान वाले से सर निकलवाएंगे। कोई और शॉप चले जाएंगे, हाँ जी, क्या करोगे? कोई और शॉप पे चले जाएंगे। नहीं, कोई और शॉप होगी। नहीं नहीं बेटा, ये तरीका नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। एक स्टूडेंट ने बोला कि दूसरी दुकान पे जाके पता करेंगे। बेटा ये दूसरी दुकान वाला थोड़ी ना आपको बता देगा, वो तो बोलेगा गलत है जानबूझ के, जिससे कि आप उसका सामान खरीदो। आप कॉल नहीं सर, सेंटर। मतलब हाँ इसकी बोलो। बैटरी है जाकर के और कई दूसरी जगहों पर भी पता करके देखेंगे, मतलब देखो मैं क्या आपको कैसी है सिंपल तरीका, बैटरी, देखो मैकेनिक से पूछ लेंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बता, आप B2C का यूज करो। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधा कंज्यूमर से बात कर सकती है। अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज के जमाने में B2C का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए आपने जो भी मोबाइल फोन खरीदा होगा या जहां से भी खरीदा होगा, हर एक मोबाइल फोन की कंपनी अपना कॉल सेंटर का नंबर दी रहती है, देखा ही होगा आपने नीचे। आप उस कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल कीजिए और उनसे उनको बता सकते हो कि भाई देखो मैंने ये वाला फोन खरीदा है और इसका जो है कोड नंबर ये है, और शॉप नंबर, जो शॉप की आईडी होती है ना, शॉप के ऊपर देखा होगा आपने रजिस्टर्ड नंबर होता है हर एक दुकान का, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाली का। वो आपको बस नोट करके रख लेना है, दुकान वाले का जो रजिस्टर्ड नंबर है ना बेटा, वो नोट करके रखना है। और बैटरी पे नंबर लिखा रहता है, हर एक बैटरी का एक नंबर होता है यूनिक। वो नंबर आपको कॉल सेंटर्स में आप बोलोगे कि मैंने ये फोन खरीदा है और मुझे डाउट है कि ये बैटरी गलत है, तो वो आपको बता सकते हैं कि ये जिस दुकान से आपने खरीदा है और जिस फोन के साथ आपने खरीदा है, इस फोन के साथ जो बैटरी हमने भेजी थी कंपनी की तरफ से, वो बैटरी नंबर क्या है। तो जो भी आप फोन खरीदते हो उसके साथ बैटरी का जो नंबर है ना वो हमेशा अटैच्ड होता है, और ये इसकी इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर के पास होती है। तो आपको 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो कंप्यूटर पे वो सिर्फ चेक कर लेंगे, आपको खाली जो जो वो इंफॉर्मेशन पूछेंगे आपको बताना पड़ेगा।
शायद वो दुकान का रजिस्टर्ड नंबर पूछते हैं पहली बार, उससे ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। यानी अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा तो उसी दुकान में गया होगा, इसका रिकॉर्ड उनके पास रहता है, नंबर 1। नंबर 2, बैटरी का जब आप नंबर बताओगे तो वो उससे मैच करना चाहिए। अगर उससे मैच नहीं कर रहा है तो किसी और फोन के साथ मिली हुई बैटरी है और इसका मतलब वो फ्रॉड है। तो इससे आप पता कर सकते हो, कॉल सेंटर वाला आपको बता देगा कि ये ओरिजिनल सामान है कि नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो दुकान वाले के खिलाफ, और वो आपको दोबारा से बैटरी देगा। यानी कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। B2C की मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो बेटा B2C यस सर। इसीलिए बनाई गई है, इसमें क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधा कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक अलग से पोर्टल होता है, इसमें आप जाके और सीधा बात कर सकते हो बिजनेस से डायरेक्टली, और बिजनेस आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। यहाँ तक कि आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो सारी की सारी क्वेरी कॉल सेंटर से पता कर सकते हैं। वो लोग आपको लगभग बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं वो सब सॉल्व आउट कर देंगे। तो यही है इसमें। आप देखो कई बार क्या होता है, जब हम एटीएम में से पैसे निकालते हैं, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले 5000, गलती से 500 ही आए और 4500 आए ही नहीं, और हमारे पैसे जो है बैंक मैसेज आया फोन पे कि 5000 आपके कट गए। तो ऐसे में एकदम हम घबरा जाते हैं। तो आपने देखा होगा उस स्लिप के ऊपर भी टोल फ्री नंबर आता है जो हमें रसीद मिलती है हर एक एटीएम मशीन में। तो वहां आपको वो जो है, अगर आप पर्ची नहीं मिल रही है स्लिप, तो भी आप उसमें जो है कॉल सेंटर नंबर टाइम नोट कर लो कि इतने बजे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, और आपको बस कॉल सेंटर पे मिला के और उनको बता मैंने 5000 निकाला और मेरे सिर्फ 500 ही निकले। तो आप देखोगे विद इन 10 डेज 7 डेज आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। वो रिकंसिलेशन करते हैं दोबारा, कैलकुलेशन दोबारा करते हैं, क्योंकि आपके पैसे नहीं आए तो वो एटीएम में ही रह गए। तो वो एटीएम अपने आप ही मशीन रिकॉर्ड बना के रख देती है कि इस कस्टमर को मैंने इतना दिया, इसको इतना दिया। अगर आपके पैसे फंस गए हैं तो वो बाद में वो चेक कर लेते हैं जेन्युइन, और फिर आपके अकाउंट में वो पैसा वापस चला आता है। हाँ, उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन पैसा जरूर आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर से सीधा बात करती है, और उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करती है। तो ये हमने एटीएम में भी पढ़ लिया। कॉल सेंटर इसीलिए बनाए गए हैं, आप देखोगे अमेरिका में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबका कॉल सेंटर इंडिया में है। और खास करके दिल्ली में आपने देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं। तो वो लोग यही काम करते हैं, दिन रात यहीं से बैठ के बातें करते रहते हैं और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कस्टमर। आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को डाउट यहाँ दो में, B2B और B2C में? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी, हियर द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विद इन द फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फॉर्म के अंदर ही होता है। यानी यहाँ आप देखेंगे ये जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन विद इन द फॉर्म होता है। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द डिपार्टमेंट काम होता है। जैसे बड़ी बड़ी जो बिजनेसेस होती हैं उसमें कई डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट बना दिया, मान लो परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, तो वो डिपार्टमेंट से परचेज का काम संभालता है कि क्या क्या सामान खरीदा है उसका रिकॉर्ड रखता है। एक डिपार्टमेंट बना दिया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन वाला जो है प्रोडक्शन का काम देखेगा कि कितना प्रोडक्शन है। एक मार्केटिंग बना दिया, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम करेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक डिपार्टमेंट बना देंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वाला क्या करेगा, जो इंडिविजुअल्स हैं कंपनी के, जो एम्प्लॉई हैं जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये लोग देख रेख करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है बेटा, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे की मदद लेता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करता रहता है, क्योंकि जब आप सामान को प्रोड्यूस कर लोगे तो मार्केटिंग वाले उसकी मार्केटिंग करेंगे, लोगों तक बताएंगे इन्फॉर्मेशन की भाई इतना इतना सामान है, ये सामान इस क्वालिटी का है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद सेल्स वाले उसको सेल करेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक दूसरे से वो लोग लेते रहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखोगे मल्टीनेशनल कंपनियों में यही होता है। आपने मूवीज में या ऐसे देखा होगा कि कई लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बने रहते हैं,
और आप कभी क्वेरी करने के लिए जाते हो तो वो लोग बोलते हैं आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाओ, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओ। तो इस तरह से सबको अपना अपना काम बांटा हुआ होता है और सब अपना अपना काम करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेल्स से संबंधित काम देखते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज वाले परचेज से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले अपना ह्यूमन बींग को डील करते हैं। लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द कंपनी इज गोइंग टू ऐड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कंपनी तो ये चलवा रही है, तो कंपनी को ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ यूनाइट करके देखना पड़ता है। तो यही है इसमें कि इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर एक कंपनी अपने ही डिपार्टमेंट की मदद लेती रहती है और अलग अलग डिपार्टमेंट बांट के उनका काम काज देखती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस विद इट्स एम्प्लॉइज। ये लोग क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्शन करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, यानी कि B2E। जैसे कि सैलरी का पेमेंट, कोई एम्प्लॉय से सजेशन लेना है। कई बार क्या होता है ना, B2E में क्या होता है, कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से सजेशन लेती है कि आप बताइए आपको क्या लग रहा है, हमारा टाइमिंग ये सही है कि टाइमिंग में हमें चेंज करना चाहिए, है ना। अब जैसे ये कोरोना हुआ था तो इसमें क्या हुआ, B2E का इस्तेमाल किया कई बिजनेसेस, खास करके मारुति कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया, मीटिंग किया, उनको बोला देखो हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और हमारे को इतना इतना प्रोडक्शन करना है, हर रोज हमें कम से कम 1,000 मारुति कार बनानी है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो अब आप बताइए कि आप कैसे इस काम को पूरा करेंगे, रोज हम बुलाएं या अल्टरनेट बुलाएं, कोरोना के चलते हुए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो एम्प्लॉय से सजेशन मांगी जाती है, फिर एम्प्लॉय अपनी सजेशन देते हैं। अब मानेगी नहीं मानेगी कंपनी, वो उसकी मर्जी है। तो जब आप एम्प्लॉय से सजेशन मांगते हो ना, तो एम्प्लॉय का भी आपको फेवर मिल जाता है। यानी एम्प्लॉय भी, जब एम्प्लॉय खुद ही कह देंगे कि भाई हम एक एक दिन का गैप दे के आएंगे, इससे भीड़ नहीं होगा और काम जो है स्पीड से करेंगे, तो ऐसे में एम्प्लॉय भी तैयार हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कंपनी को मनाने का, उल्लू बनाने का एम्प्लॉयज को। तो कंपनी सारे दाव पे चलती है। ठीक है, तो ये इंट्रा बी कॉमर्स में आता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर की ही बातों को निकलवाती है और यूज करती है। ठीक है, जैसे सैलरी पेमेंट से रिलेटेड कई बार क्या होता है, सैलरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने सैलरी दिया, फिर चेक करो कि क्या इस एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई है, तो ये इंट्रा उसमें आता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये B2E वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रा बी समझ में आ गया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ही बिजनेस का इस्तेमाल करती है या फिर एम्प्लॉइज से इस्तेमाल करती है इंफॉर्मेशन। अब आ जाता है लास्ट C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर आप देखो, अब ये तो आप देखो, ये मैंने यहाँ पे जो पिक्चर्स रखे हैं आपने कई बार यूज किया होगा, किस बच्चे ने किया है ये, eBay.com, OLX, Amazon.com, फ्लिपकार्ट, ये तो कोई ना कोई आपने जरूर यूज किया होगा। इट इज बेस्ट यस सुटेड सर। फॉर डीलिंग इन यस गुड्स सर। विच हैज नो स्टैब्लिश मार्केट। इनके लिए आप देखो कोई स्टैब्लिश मार्केट थोड़ी ना है। आप अब देखो जैसे फ्लिपकार्ट है, इस ये इंडिया की कंपनी है फ्लिपकार्ट। अब ये टाई अप किसके साथ कर लिया आपको पता, किस कंपनी के साथ इसने टाई अप कर, मतलब मिल गई है ये, पता करके अगली क्लास में बताइए। ठीक है, इसी तरह से आप देखो इकोनॉमिक वेबसाइट्स भी है इंडिया के अंदर, ईबे है, होम शॉप है, ऐसे आपको बहुत, OLX है। OLX में क्या होता है आपको याद ही होगा, OLX के अंदर आप कोई भी सामान, जैसे मान लो आपकी बुक है 10th की और अभी आप बेच नहीं पाए कोरोना की वजह से, तो आप क्या करोगे, उसकी फोटो खींच के बढ़िया सी और उसको OLX पे अपलोड कर दो। अब जो बच्चा 10th में गया है वो देखेगा OLX में, भाई कंज्यूमर, कि मेरे को ये बुक खरीदनी है, उसकी कंडीशन अच्छी लगेगी तो आपसे सीधा कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे ये खरीदनी है बुक, कब दे रहे हो, कहाँ पे हो, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे इतने रुपए में मैं खरीद सकता हूँ। तो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से सीधा बात कर सकता है। सर हाँ, सर फ्लिपकार्ट होम शॉप से टाई कर रही है। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं हिंट दे देता हूँ। वो कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े स्टोर खोले हुए हैं उसने, और अमेरिकन कंपनी, बहुत बड़ी सर कंपनी है। हाँ, गूगल। बिल्कुल सर नहीं, वॉलमार्ट। बिल्कुल सही। इन स्टूडेंट ने, क्या नाम सर है बेटा आपका, वॉलमार्ट। वालमार्ट। हर्षिता। हाँ हर्षिता, वालमार्ट के साथ इसने टाई अप किया है। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखो, ये कंपटीशन में लड़ने के लिए ऐसे करना पड़ता है, हर कंपनी ऐसा करती है। ठीक है, अब इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखोगे अमेजोन भी प्रोग्रेस में है अपनी, ये क्या बोलते हैं, नाम ही भूल गया, देखो जियो, जियो वाले ने भी टाई अप कर रहे हैं। तो ये सब कंपनियों में चलता रहता है।
फिलहाल तो हमें बस ये समझना है कि C2C कॉमर्स का मतलब है एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से डायरेक्टली बात करता है और फाइनलाइज करता है, डील करता है। इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से बात करके और अपने ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन करता है, और ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिसके अंदर बिजनेस किया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंस ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। देखो ई बिजनेस तो अब हमने पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ई बिजनेस ऐसी बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू की जाती है, जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स उसी का एक हिस्सा है जिसमें सामान को बेचना खरीदना किया जाता है। और इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, इसके 4 स्कोप्स हैं, B2B, B2, इंट्रा बी। तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस आप जान लो क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो आप नजफगढ़ में जाते हो ना दुकान पे सामान खरीदने, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये पहले पुराने जमाने की तरह चल रही है। इसमें ये लोग कंप्यूटर से कुछ नहीं करते, आप सामान जाओ पसंद करो लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये एक तो हो गई। और ई बिजनेस जो मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है ईज ऑफ फॉर्मेशन। दोनों को स्टार्ट करना कैसा है। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आप देखो, कहीं भी जब भी आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करोगे तो आपको फिर उसके लिए जमीन चाहिए, वहां पे एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी या एक दुकान बनानी पड़ेगी। उसके बाद उसमें आप सामान रखोगे। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, यानी कि इसको फॉर्म करना, स्टार्ट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। लेकिन ई बिजनेस में कुछ नहीं है। ई बिजनेस में क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसको बुलाओ, 1000 रुपए में आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा बढ़िया से। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट किस तरह से बेचना चाहते हो, कैसे लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट कैसा लुक आना चाहिए, वो आपको सॉफ्टवेयर 1000 से 10,000 मुश्किल से, आजकल तो कोरोना, तो 1000, 4000, 5000, वो डिपेंड करता है आप कितना लार्ज स्केल पे करते हो अपने साइट्स को। उसके हिसाब से आपको एक साइट बना के दे देगा, और वो यूनिक साइट होगी, वहां आप अपने सामान का एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो। तो अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन जो है ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, बट व्हेन इट कम्स टू ई बिजनेस इट इज वेरी सिंपल। सिंपल है, आसानी से आप ई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। दूसरा, फिजिकल प्रेजेंस। क्या ई बिजनेस में सामान को फिजिकली होना चाहिए? आंसर है नहीं। जैसे मान लो आप ई बिजनेस करते हो, तो आपके होने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी रूम में एक जगह स्टोर करके रखो, आप अपने साइट पे उस सामान का फोटो खींच के दिखाते हो, और उसमें हर एक एंगल से 3D इफेक्ट से भी आप अपने सामान का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आप सबने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हुआ है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी सामान घर पे खरीदते हो, जैसे मान लो आप कोई फोन खरीदते हो, तो आप हर एंगल से उस फोन को देख सकते हो ना, उसका स्क्रीन बैक कैसा दिख रहा है, चलते समय कैसा लुक आता है, कितना स्लिम है, कितना वेट है, उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हो। लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे या फोन पे दिखाई दे रहा होता है। लेकिन रियल में दुकान वाले को रखना नहीं होता है, वो तो फोन में अपलोड कर देता है बस। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। आप नजफगढ़ में किसी भी दुकान पे जाओगे और आप बोलोगे मेरे को फोन खरीदना है, तो फोन दिखाएगा आपको, आप फोन सामने देखोगे और तब उसको पसंद करोगे। तो यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब जैसे मान लो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आप गए और अपने लिए शर्ट खरीदे, तो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखना चाहिए। ठीक है, उसको छू के देखोगे, पहन के देखोगे, है कि नहीं? और अगर आप ट्रेडिशनल ई बिजनेस से करते हो, तो वहां पे आप उसके फोटो देखोगे, साइज देखोगे, उसका वेट देख सकते हो, कलर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन रियल में आप उसको छू नहीं सकते। वो तो तभी छू सकते हो जब आपके घर सामान वो पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि फिजिकल प्रेजेंस का होना इसमें जरूरत है, किसमें? ट्रेडिशनल में। और ई बिजनेस के अंदर फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा, लोकेशन। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस का ना इंपॉर्टेंट लोकेशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपकी एक बहुत बड़ी दुकान है, और वो दुकान एक गली के अंदर है या कोई बहुत अच्छी लोकेशन पे नहीं है, तो उसका सामान बिकेगा ही नहीं, सेल ही नहीं कर पाओगे। लेकिन ई बिजनेस में लोकेशन की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक साइट होनी चाहिए, और साइट से कोई भी जाके देख सकता है। तो आप कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में कहीं भी रहते होगे, ई बिजनेस कोई फर्क नहीं डालने वाली।
लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखो ना, जो नजफगढ़ में दुकान है उनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा आप करोल बाग या फिर आप सेंट्रल दिल्ली में चले जाओगे, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो वहां पे देखो कितना सेलिंग होती है। और एक छोटी सी दुकान कई कई करोड़ों की सेल कर देती है एक दिन में। आप जाओगे ना बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं जो सेंट्रल दिल्ली में, तो आप वहां देखोगे दिन भर सामान बिकता रहता है, जबकि यहाँ पे मक्खी मारते रहते हैं कई दुकानदार छोटे मोटे बैठ के। जबकि उनसे अच्छा सामान भी लेके रखेंगे तब भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन अच्छी नहीं है, बेकार जगह है, मतलब एक ऐसी एरिया नहीं है जहाँ पे रश ज्यादा हो। तो ऐसे में इनका सामान ऑटोमेटिकली कम बिकेगा। ठीक है। तो ये इसके लिए जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है इसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ना, नजफगढ़ में जो दुकान है वो तो फिर भी सेल कर लेती है, उनकी लोकेशन अच्छी जगह है। लेकिन और जो छोटे मोटे कॉलोनियों में दुकानें हैं या अंदर है, या कोई रूरल एरिया गांव के अंदर एस्टेब्लिश, तो उनके सामान ज्यादा नहीं बिकेंगे, उनकी सेल ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट व्हेन इट कम्स टू ई बिजनेस, लोकेशन इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, वी कैन से। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत महंगा आपको दाम चुकाना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा पैसे की लागत लगती है, हाई कॉस्ट होती है इसमें, है ना, आपका पैसा बहुत खर्च होता है। जबकि ई बिजनेस आप करोगे तो लो कॉस्ट लगेगा, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। तो ई बिजनेस के अंदर लो कॉस्ट है और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हाई कॉस्ट है। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको महंगा पड़ेगा और ई बिजनेस आपको सस्ता पड़ेगा। फिर आ जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है इसको चलाने का खर्चा। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हो तो इसको चलाने का खर्चा बहुत महंगा पड़ेगा, आपको हाई कॉस्ट लगता है। और ई बिजनेस के अंदर लो कॉस्ट लगता है। तो आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं इनको चलाने में आपको बहुत महंगा पड़ेगा और ई बिजनेस को चलाने में बहुत आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है और ई बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो है। फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अगर आप देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडियरी, इसका जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है इसके अंदर इनडायरेक्ट इंटरमीडियरी होते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे कोई सामान आप लाते हो तो इनडायरेक्टली आता है, किसी और के थ्रू वो लोग लेके आते हैं और फिर उसको सामान को बेचते हैं। लेकिन जब ई बिजनेस की बात आती है ना, तो इसमें सप्लायर्स डायरेक्ट होते हैं। इसीलिए जब आप फोन मंगाते हो, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो क्या होता है, जब भी आप कोई फोन मंगाओगे तो आपको डायरेक्ट डील करना होता है, सीधा कंपनी से आता है फोन। ठीक है। वो लोग, मतलब ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक होता है और सीधा कंपनी आपको उसमें देती है कि आउट ऑफ सेल हो गया, या ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ तो इतने सेल होंगे, तो वो सब ऑनलाइन आ जाता है और फ्लैश में खत्म भी हो जाता है। तो ये लोग डायरेक्टली बेचते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बीच में इंटरमीडियरी होते हैं, बिचौलिए होते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल। इसमें जो बिजनेस का जो प्रोसेस है, आप देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत लंबा समय लगता है। इसका जो लेंथ साइकिल है, जब पहले आपको सप्लायर को पकड़ना है, वहां से वो किसी और को देगा, वहां से सामान चल के आएगा फिर मिलेगा। तो ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। और ई बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म माना जाता है। अगर आपने रजिस्टर्ड कराया, जैसे मान लो अमेजोन के आप प्राइम मेंबर हो, तो आपको विद इन 24 आवर वो फैसिलिटी मिल जाती है। कोई भी सामान मंगाओ, आपको 24 आवर। और आने वाले टाइम में तो मैंने आपको बताया ही था, टेक्नोलॉजी अब जैसे ही ये 5G आ जाएगा, देखना आप ऑर्डर करोगे और यहाँ पे पता चला ऑर्डर करके चाय पी रहे हो, तब तक आपका सामान छत पे लैंड कर जाएगा, फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, भाई आपका सामान छत पे उतर गया, जाके ले आओ। तो इस तरह से होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। यानी कि जितनी देर में आप ड्रेस पहन के मार्केट जाने के लिए तैयार होते हो ना, उतनी देर में आपके घर सामान आ जाएगा। ये हाल हो जाएगी और टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑर्डर के 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही वो सामान पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि अब अमेजोन ने तो टेस्ट भी ट्रायल कर लिया है और सक्सेसफुल भी हो गई है कि ये लोग क्या करेंगे, आपके सामान को जो है ड्रोन के थ्रू छत पे लाएंगे। अब आपने देखा होगा रजिस्ट्री हो रही है तो डीडीए वो लोग आके कर जाते हैं ना, छत के ऊपर आपके आए होंगे रजिस्ट्री करने, तो देखा होगा आपने नेविगेशन सिस्टम से वो लोग आपके घर की पूरा वो ले लेता है, इमेज कैप्चर कर लेता है। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरा घर का लोकेशन एकदम ट्रैक हो जाएगी और उससे और फैसिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपका सामान एकदम घर के बिल्कुल छत के ऊपर ही सही उतरेगा, पड़ोसी नहीं ले जा सकता हाथ मार के। ठीक है। लेकिन इंडिया है, यहाँ पे अभी बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
अब बिजनेस इसीलिए इसको ट्रायल चल रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि अमेरिका अमेरिका में तो ये हो रहा है, लेकिन इंडिया में इतना आसान नहीं है। यहाँ पे लोग बुद्धिमान बहुत हैं, तो कई टेक्नोलॉजी को फेल कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी देखने वाली बात है, लेकिन जो भी हो, ई बिजनेस जो है कम समय लेती है, प्रोसेसिंग इसकी कम है। फिर आ जाता है इंटरपर्सनल टच। देखिए ये बड़ा सही लगता है मुझे, इंटरपर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसके अंदर इंटर पर्सनल टच कुछ ज्यादा ही होता है। आप देखते होंगे, आप नजफगढ़ अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो दुकान वाले ऐसे बात करते हैं, अरे भाई साहब आइए चाय पीजिए भाई, बिस्कुट मंगाओ, ये है वो है। और आप जब कोई चीज खरीदते हो तो यूं बोलेंगे आपके ऊपर तो ये बहुत जचेगा, ये कलर तो बहुत धमाकेदार लगेगा, ये है वो है। मतलब ऐसे डायलॉग मारने लग जाते हैं। तो इसमें पता चलता है कि इंटरपर्सनल टच, एक पर्सनल टच की फीलिंग आती है। ठीक है, आपको एक तरह से गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, समाचार भी कई बार पूछने लगते हैं, और घर के क्या समाचार है ये वो, अगर वो जानकार है दुकान वाला। वैसे दुकान वाला हमेशा शो ऑफ करता है जैसे वो जानकार ही है, कोशिश करता है सब करने की एक्टिंग, भले वो बहुत अच्छे से नहीं जानता हो, लेकिन इंटरपर्सनल टच दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा, सामान खरीदते हो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो आपने देखा होगा कई कस्टमर आते हैं, वो लोग कहते हैं अरे भाई साहब इतने दिन से आप नजर नहीं आए, आइए बैठिए, कितना सामान पैक कर दूं, फटाफट उस पर विश्वास करके ले जाते हैं वो लोग। तो यही है इसका फायदा, इसमें इंटर पर्सनल टच बहुत ज्यादा होता है। बट ई बिजनेस के अंदर इतना नहीं होता, आपसे पर्सनल टच इतना लगाव नहीं रखेंगे। सामान लेना है लो, नहीं लेना है मतलब, आप सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, के लिए नहीं पूछते। हाँ ठीक है, ऑफर्स देते हैं, लेकिन वो इंटरपर्सनल टच में नहीं आएगा। इंटरपर्सनल टच में क्या होता है कि आपने कोई शर्ट खरीदा, ठीक है, अब दुकान वाला बोलेगा भाई साहब ये वाला मत लो, ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा, ये आपके लिए एकदम बढ़िया शर्ट है हमारे पास, ये पहन के देखो एक बार। तो आप एकदम खुश हो जाते हो, भाई ये तो सही कह रहा है एकदम। तो ये क्या होता है, ये पर्सनल टच होता है। और कई बार आपने देखा होगा वो लोग थोड़ा बिस्किट विस्किट भी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब भी प्रोवाइड करा देते हैं, किस्मत की बात है। ठीक है। अब कभी भी ध्यान रखना है, दुकान पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, इसमें चाय और ये सब खाना पीना मत, अगर ये खा लिया तो समझो कि तुम्हारा चूना लगाना तय है। ठीक है। तो इसीलिए दुकान वाले चाय में मंगा के पिला देते हैं और सामान में थोड़ा सा महंगा करके बेच देंगे, उस टाइम नहीं बेचेंगे तो अगली बार चिपकाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है, ये सब चीजें खतरनाक है, और इसीलिए आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वही होता है ना, वो लोग बाद में आपको पता चलता है मुझे उल्लू बना दिया। ठीक है, आपसे जो सामान जो आपको 100 रुपए में बेचा है, वही कोई आपका अड़ोस पड़ोस में कोई 60-70 रुपए में लेके आया उसी दुकान से, तब जाके एकदम होता है भाई ये तो उल्लू बना गया चाय पिला के। तो इसीलिए ध्यान रखना है, इंटरपर्सनल टच इसमें होता है, ये अच्छा भी है और खराब भी है। ठीक है। अच्छा इसलिए है कि कहीं उस मार्केट से जा रहे हो, चाय पीने का मन करा तो घुस गए उस दुकान में, जाके पिया है। लेकिन खराब इसलिए है कि आप ही का चूना लगेगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग ग्लोबल बिजनेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, की ग्लोबल बिजनेस किया जा सकता है, मतलब पूरी दुनिया में आप बिजनेस को कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हो तो नहीं, इसमें तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि भाई कहाँ कहाँ तक जाओगे आप? मान लो आप नजफगढ़ में आपकी दुकान है, तो इतना ही तो बेचोगे, नजफगढ़ और आसपास उत्तम नगर और इधर के ही तो लोग ले जाएंगे। किस्मत के धनी रहोगे तभी उत्तम नगर वाले आएंगे, वो वैसे आने के मुझे तो नहीं लग रहा है कि आगे कोई यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, वो इधर आएगा ही क्यों? लेकिन बाई चांस कोई आया है घूमने रिश्तेदार के यहाँ, तो आपसे खरीद लेगा, ये अलग बात। लेकिन अगर आप ई बिजनेस की बात करके देखते हैं एक बार, ई बिजनेस में आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्लोबल हो सकता है? कौन बच्चा बता रहा है? ये क्या पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है क्या इससे सामान? कैसे? हाँ सर, अमेजोन है जैसे। ठीक है, अमेजोन कहाँ की कंपनी है बेटा? अमेजोन कहाँ की है? यूएस वगैरह की होगी क्योंकि। वगैरह की होगी, यूएस की है। ठीक हाँ। है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन आप बेच सकते हो पूरी दुनिया में, तो इसीलिए ये ज्यादा अच्छी है। क्योंकि देखो आप, अमेजोन इंडिया में भी बेचती है, श्रीलंका, मतलब कितने सारे देश में, इनफैक्ट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो पूरे दुनिया में इसके सामान बेचे जाते हैं। तो इसीलिए ये ई बिजनेस आज की डेट में ज्यादा पॉपुलर है। अगर इमेजिन करो, अगर ये ई बिजनेस नहीं होती और एक बहुत बड़ा इसका दुकान होता, स्टोर रूम होता, तो कितना खोल लेती, इतना तो नहीं बेच पाती जितना अभी ये बेचती है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयज। अगर आप देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस जो होती है ना, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज इसमें होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दुकान के अंदर ज्यादा स्किलफुल नहीं होते या अनस्किल्ड होते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप सामान खरीदते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में,
तो एम्प्लॉय भी ऐसे होते हैं, मतलब कई बार तो दिमाग खराब हो जाता है उनसे। मांगो कोई और साइज का ड्रेस और ला के कोई और पटक देते हैं। आप बोलोगे मुझे लाइट कलर में चाहिए, एकदम चमकदार ला के रख देंगे, ये लो भाई। अब आप बोलोगे ये सामान नहीं चाहिए, तो वो पूरा ला के भर देंगे पूरा। आप भी टेंशन में आ जाओगे कि इतना सारा देख लिया, अब तो मुझे सामान लेना ही चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही खतरनाक तरीका होता है ये। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हो दुकान पे, तो जब आप उनसे बोलते हो चलो सामान दिखा दो, तो देखा होगा आपने, एक सामान मांगोगे ना, 10-12 पटक देंगे हर तरह का। अब इसमें क्या होगा, आपके सामने ही फोल्ड करने लगेंगे, ऐसे शो ऑफ करेंगे जैसे बहुत दिक्कत हो गई। तो आपको भी थोड़ा सा ये हो जाता है, गिल्टी सा फील होता है, यार इतना सारा सामान देख लिया, अब मुझे पसंद ही तो करना है इनमें से। तो आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हो, जबकि ऑनलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में आप रात भर बैठ के देखो, आपको ये नहीं रहता है कि बिजनेस जो है नाराज हो रही है। लेकिन जब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप बार बार आधा घंटा से ज्यादा सेलेक्ट करने में लगे हुए हो, आप बार बार बोल रहे हो ये कलर दिखा, वो कलर दिखा, तो लास्ट में वो टेंशन में आ जाता है दुकान वाला, और उससे ज्यादा टेंशन में आप आ जाओगे। क्योंकि आप सीधा मना करके जाने में थोड़ा अजीब सा लगता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और यही उसका फायदा उठाते हैं वो लोग। ठीक है, ये उसका वो चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसो। और यहाँ पे जो है ना, एम्प्लॉयज आप देखोगे अनस्किल्ड होते हैं, इतना ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते। जबकि ई बिजनेस के अंदर आप देखोगे, इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल होते हैं सेलिंग करने वाले। तो इसीलिए वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप देखोगे उसमें हर चीज के बारे में, आप कोई भी इंफॉर्मेशन देख लो, आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मान लो ब्रांड कौन सी कंपनी क्या है, उसका कोड नंबर क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज आप उसमें टेक्निकली आप देख सकते हो। जैसे आपने अक्सर फोन में देखा होगा, अब आप दुकान पे जाओगे तो फोन अगर आप उसके बहुत सारी चीजें पूछोगे, तो पता चला दुकान वाले को ही नहीं आ रहा है चलाने। कई सारे उसके सिस्टम उसको खुद नहीं आ रहा होगा, आप उसको सिखाओगे ऐसे। तो कई बार आपने नोटिस भी किया होगा ये चीज। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रोफेशनली सब कुछ किया जाता है। फिर आ जाता है ट्रांजैक्शन रिस्क। देखो, ट्रांजैक्शन क्या होता है, सामान अदला बदली जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना, इसमें हाई रिस्क होता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जब हम ऑनलाइन कोई चीज परचेज करते हैं, तो कई बार थ्रेट रहता है, रिस्क रहता है चोरी चकारी का। जैसे बीच में जो है हैकर होते हैं, वो हैक कर लेते हैं साइट और आपका चूना लगा देते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसमें ट्रांजैक्शन रिस्क नहीं होता। ट्रांजैक्शन रिस्क कई तरह के हो सकते हैं, पैसे से संबंधित भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं खाली ये बता देता हूँ, पैसे से रिलेटेड कैसे होगा। आपको देना था 1000 रुपए, दे गए 10,000, या आपने पैसे दे दिए और कंपनी तक पहुंचे ही नहीं। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल रिस्क। एक हो गया हमारा, होता है कई बार कि आपने सामान मंगाया, नीले कलर का शर्ट मंगाया, आ गया लाल। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें ट्रांजैक्शन रिस्क कम होता है इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि आप सामने फेस टू फेस देखते हो, तो आपको इसमें धोखा नहीं होगा। और इसके अंदर ई बिजनेस के अंदर आपको धोखा हो सकता है। ठीक है, तो यही था आज। अब आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, ई बिजनेस का सबसे पहला फायदा ये है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन। इसको ना आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। ये मैं शुरू में भी समझा चुका हूँ कि बहुत आसान है इसको स्टार्ट करना। इसके लिए ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेक्नीशियन को बुलाओ, 1000 2000 5000 लेगा, आपके लिए बढ़िया सी साइट बना के चला जाएगा। कई लोग तो आजकल खुद ही गूगल पे, उस पे, यूट्यूब पे सीख के अपनी खुद की साइट भी बना लेते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म ई बिजनेस, क्योंकि आपको इसके सर लिए लेकिन दुकान। ये हाँ, जरूरी नहीं है ना कि मतलब कि लोग उस पर आए और हमारे प्रोडक्ट खरीदें, और ना मतलब कि ना ना अब ना, इसमें तो हाँ। बेटा आपको ना खाली एक वेबसाइट बनानी होती है। और वेबसाइट में आप आपके जो भी प्रोडक्ट है ना, उसको, आपको वो जो टेक्नीशियन आएगा ना वेबसाइट बनाने वाला, वो एक प्लेटफॉर्म दे देता है, आप अपलोड खींच के और उसको अपलोड कर दो। और उसके अंदर फीचर्स होते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन है आप उसमें टाइप कर दो, तो वो अपने आप ही वो साइट जो है शो करना शुरू कर देगी। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से बना बनाया आता है। आपको खाली उसे अपलोड करना है अपनी साइट पे। तो वो आगे जो है कस्टमर, जैसे हम लोग अमेजोन पे देखते हैं ना, वैसे ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख के ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप ऑर्डर के हिसाब से उसको सामान उसके घर तक सप्लाई करते हो। आ गया समझ में। सर लेकिन मतलब कि उसका उतना सेल हो, ये जरूरी है, ज्यादा सेल हो, बेटा मेरे मतलब को जहां लोग तक है, विजिट करें ऑर्डर उसके जो है, साथ। देखो ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा होंगे, ये तो मानते हो ना। पालम में बैठा हुआ आदमी भी आपकी वेबसाइट को चला रहा है, कोई दिल्ली में बैठा, कहीं भी कोई भी कोने से आपकी साइट को देख रहा है।
तो ऑर्डर इसमें ज्यादा आएंगे। और अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो तो आपके ऑर्डर कम आएंगे, क्योंकि आसपास के ही लोग तो खरीदेंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं है। और बेचना बहुत आसान है। इसके लिए क्या होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, वो आपकी दुकान से आके सामान ले जाएंगे। आपका घर अगर कहीं हो अंदर गली में, तो वहां से वो लोग आके ले जाते हैं और सप्लाई करते हैं। और इसके लिए आप स्टोर रूम बड़े बड़े बना के कहीं एक जगह सामान रख सकते हैं, और वहीं से आपका सामान सप्लाई होता रहेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपको अलग से कोई फिजिकली रखने की जरूरत ही नहीं है। कस्टमर आएगा नहीं, भीड़ होगी नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम है। समझ रहे हो? यस सर। अब मान लो कि आपकी दुकान है, तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 कस्टमर को एक साथ दिखाओगे, इसके लिए आपके पास वर्कर भी चाहिए। और चोरी भी होने का डर होता है, धीरे से हाथ साफ करके ले जाते हैं, पता चला 3 कस्टमर खड़े हैं और दिखाने वाले 2 हैं, एक धीरे से शर्ट पहन के निकल लेगा। आप कैसे टोकोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है। दूसरा देखो, कन्वीनियंस। इसमें देखो कन्वीनियंस बहुत है। अगर आप बेनिफिट देखो ई बिजनेस के, तो 24/7 रहता है। आप रात को भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, खरीद सकते हो सामान। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ी ना ऑनलाइन करोगे, 10 बजे के बाद खोलोगे तो पुलिस वाले आके डंडा मारेंगे। तो इसीलिए आपको जो है ई बिजनेस जो है कन्वीनियंट माना गया है। इसमें 24/7 हर समय खुला रहता है। तो इसमें आसानी होती है कस्टमर को भी और बेचने को भी। तो कन्वीनियंस हो गया दूसरा इसका एडवांटेज। तीसरा बेनिफिट है स्पीड। ये देखो, इसमें स्पीड मानी जाती है। इंटरनेट बहुत फास्ट सर्विस देने में मदद करता है। जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा ऑर्डर पे और पैसे का पेमेंट कर देगा या नहीं भी करेगा, तो वो ऑर्डर आपके पास तुरंत आ जाएगा कि हाँ भाई, ये वाला कस्टमर इस एड्रेस पे सामान मंगा रहा है। अब आपके पास 1 सेकंड में वो ऑर्डर आ जाएगा। तो ये इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अब आप अपना सामान जैसे पहुंचाना है, जिस तरीके से पहुंचाना है, आप अपने सामान को पहुंचा सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीडी फॉर्म माना जाता है, बहुत स्पीड से माना जाता है कि इसमें जल्दी से स्पीड है। चौथा आता है ग्लोबल रीच। ये भी मैं समझा चुका हूँ कि इसमें पूरी दुनिया में आपकी पहुंच होगी, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। अमेरिका की कंपनी भी इंडिया में सामान बेच रही है, अमेजोन। तो अब आप ये देख लो, एक आदमी अमेरिका का, कंपनी अमेरिका की, वो सामान यहाँ पे बेच रही है। अगर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करती तो फिर यहाँ पे उसके आउटलेट से नहीं होती और उसको जमीन खरीदनी पड़ती, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसके लिए। अब उसने क्या कर रखा है, जगह जगह थोड़ी थोड़ी 10-10 5-5 किलोमीटर पे बड़े बड़े स्टोर रूम खरीद लिए हैं, और वेयर हाउस टाइप में, और सारा सामान वहीं भर के रखते हैं। अब जैसे मान लो नजफगढ़ से किसी ने ऑनलाइन मंगाया, तो इधर ये छावला स्टैंड है ना, इधर ही इसका सेंटर है, वहीं स्टोर करके रखा हुआ, वहां से सामान आने में 2 मिनट नहीं लगता। रोज दिन में सब सुबह लेके चलते हैं वो लोग। अगर आप प्राइम कस्टमर हो तो तुरंत आपको सामान 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर ही डिलीवरी कर देते हैं। और अगर आप प्राइम कस्टमर नहीं हो तो फिर थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन सामान जरूर पहुंचा देते हैं। तो ग्लोबल रीच है इसका। लास्ट है मूवमेंट, एक और है मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। इसकी वजह से क्या हो गया कि पेपर का इस्तेमाल कम हो रहा है। देखो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होगे, तो आपके फोन में मैसेज आ जाता है, वो रिकॉर्ड रहता है, आप कभी भी पीछे जाके अपने ट्रांजैक्शन किए हुए देख सकते हो। स्लिप भी आपकी उसी में ऑनलाइन ही आ जाती है और अलग से भी आ जाती है। तो इसमें पेपर का खर्चा कम है ना, इससे पेपर की बचत है। और इंटरनेट करने की वजह से क्या हो गया, हम पेपर पे कम डिपेंडेंट है, ज्यादा हमें हिसाब किताब रखना नहीं पड़ता। तो यही था स्टूडेंट्स आज की क्लास का, कि हमारे के पास ये जो है बेनिफिट्स हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ पांचों बेनिफिट। पहला हमने पढ़ा कि इसको आसान है स्टार्ट करना, क्यों? क्योंकि इसके लिए पैसे जो है ज्यादा नहीं लगते, इन्वेस्टमेंट कम आती। दूसरा, ये 24/7 हर समय खुला रहता है। ये कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंट है। स्पीड बहुत फास्ट है, इंटरनेट की मदद से हम सर्विसेज को फास्टली दे सकते हैं। ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में इसकी पहुंच है, इसके लिए कोई बाउंड्री मायने नहीं रखती। और लास्ट में पेपरलेस सोसाइटी की तरफ लेके जा रहा है। इसकी वजह से पेपर की बचत हो रही है। नहीं तो आपने देखा होगा, दुकान में ये बिल काटो, ये रिकॉर्ड रखो, शाम को कई पेज भर देते हैं ये लिख के कि इतना इतने का सामान बिका, ये सब। इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है, ऑनलाइन है सब कुछ, साइट से बना हुआ है, वहीं से आप देख सकते हो। तो यही था स्टूडेंट्स, आज इसके नोट्स बनाने शुरू कर दो, और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो ये। ठीक है? और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ।